डिफेंस रिलेटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग जो WROP 3 और उसका बाद WROP 1 और 2 का बारे में जो विसंगतियाँ थी उसका बारे में सारा जानकारी और क्यों विसंगति आए हैं इसका बारे में भी जो अपना लेफ्टिनेंट कर्नल साहब से पूरा जानकारी एक वीडियो देखकर ले लेंगे। होगी जहां पर हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो जंतर मंत्र है। देखा बाहर ऐसे देखा जवान को 250 रुपए पेंशन मिल रही है, 250 रुपीज। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा नुकसान लगातार होता रहा है। वो बात अलग है कि एक जवान के तौर पर हम बोले नहीं, लेकिन अब ये WROP के ऊपर आ गया है, अभी पॉलिटिसाइजेशन अग्निवीर के ऊपर शुरू हो गया है। हम उनका भी ख्याल कर ही रहे थे, उनकी 1 रैंक 1 पेंशन की बातें कर ही रहे थे। हमने उम्मीद कर रहे थे कि हमें इसका जस्टिस मिलेगा। बीच में आ गया ये अग्निपथ स्कीम विद अग्निवीर। WROP 3 का ऊपर जो अपना कर्नल साहब ने क्या बता रहे वो भी एक बार हम लोग जानकारी ले लेंगे। टेबल्स देखते हुए कि हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन इस प्रकार से दिखा है, मैं समझता था ये जो हमारी रैंक है ये हमारे कमांड एंड कंट्रोल के लिए है, लड़ाई के लिए। WROP 2 के बाद जो जवान लगातार जंतर मंतर के ऊपर 5 साल पहले चला, WROP 1 के लिए, WROP 2 के लिए लगातार जंतर मंतर पे बैठे रहे, यहाँ तक कि जवान जेसीओ साहबान ऊपर चले गए, अपने टैंकियों के ऊपर चढ़ गए, रेल रोको हो गया। तो इससे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इनकी जो बात है कोई समझ नहीं रहा है। राइट नाउ अभी WROP 3 आ गया, अभी टेबल क्या आएंगे, मुझे ऐसी होती है आर्म फोर्सेस के, कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं। राइट, वी कैन नॉट ओपनली कम्युनिकेट, बट ये हमें मानना पड़ेगा कि गलतियां हुई हैं, देरियां हुई हैं। साहब पिछले 10 साल हो गए हैं, शुरुआत हुई थी, मैं भी एक इन्फेंट्री सोल्जर था, और जब मैं रिटायर होकर आया 99 में, हमें नहीं पता था ये कोई हमारे लिए क्या पेंशन्स होती हैं, हमें कुछ नहीं पता था। 20-21 साल हम लगातार देश सेवा में लगे रहे। हमने कभी अपना सेल्फ नहीं देखा, अपना खुद का कभी नहीं देखा। हमें बस वो जो ओथ ली हुई थी देश के लिए, सेक्रीफाइस किसी भी समय हमारे लिए कल नहीं होता था। हम अपने रीसेटलमेंट के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे फौज के अंदर, लेकिन समा धीरे धीरे चलता रहा। 2014 में जब आकर कहीं आवाज उठी पॉलिटिकली कि कोई हमें 1 रैंक 1 पेंशन देगा, ये पहली बार मुझे इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग में पहुंचा कि पॉलिटिकल रैली के अंदर जो आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम आपको 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज लगी कि जो 1 रैंक है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, और यही 1 रैंक की जो अहमियत है आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबके राजा महाराजा नाम की जो टाइटल्स थे वो खत्म कर दिए गए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1947-48 के अंदर, जब ये लागू हुआ उसमें। लेकिन मिलिट्री रैंक के लिए एबॉलिशन टाइटल के अंदर लिख दिया एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल, यानी कि सिपाही से लेकर हवलदार, सूबेदार, कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, ये अपने नाम के आगे जो अपनी रैंक लगाते हैं, ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल इज्जत दी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल रैंक, ये जो मिलिट्री रैंक है, इसकी महत्वता मुझे दिखी पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, जब इन्होंने मिलिट्री रैंक को कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन। बहुत बड़ी चीज दिखी, हम सिविलियन के से अलग दिखाई दिए, और हमें अलग दिखना भी चाहिए। क्यों दिखना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जिसके अंदर हम एक जन्म लेने के बाद माँ बाप अपने 19-20 साल जब अपने माँ बाप के पास रहकर जब हम बाहर आगे कदम रखते हैं तो हम वो कसम खाते हैं आर्टिकल 33 के अंदर कि हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इवन राइट टू एक्सप्रेस, वो भी हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब 20 से 35 साल तक अगली जो जिंदगी आपकी है, 20 के बाद और 50-60 55-60 साल के तक हम बिल्कुल चुपचाप रहते हैं और उम्मीद करते हैं जो कुछ भी हम कर रहा है देश हमारे लिए सही कर रहा है। लेकिन वो जो जंतर मंतर के ऊपर हम लोग को खड़ा कर दिया 2014 के अंदर, उसने बहुत बड़ी हमें बहुत मजबूर कर दिया समझने के लिए कि हम हैं कौन देश के लिए।
ये जवान, ये डेमोक्रेसी के अंदर हम देशवासी, हम हैं कौन, हम सोल्जर हैं कौन? चलो इज्जत मिली, आरोपी मिली, लेकिन वो मेरे जो शेर थे, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, और उसके बाद वुमेन शॉर्ट सर्विस इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, जिन्होंने पिछले 50-60 साल से सर्विसेज की, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो छुड़ गए। वो उनकी भी मिलिट्री रैंक थी, कैप्टन और मेजर्स। जब वो करते करते हम इनके लिए आगे बढ़ रहे थे, अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहे थे, हम लोग सबको बता रहे थे, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो जंतर मंत्र है, चाहे कोई मीडिया है, चाहे आप लोग सोशल मीडिया वाले, हर लोगों ने, हर जगह पर हमने आवाज उठाई है। हम उनका भी ख्याल कर ही रहे थे, उनकी 1 रैंक 1 पेंशन की बातें कर ही रहे थे, हमने उम्मीद कर रहे थे कि हमें इसका जस्टिस मिलेगा। बीच में आ गया ये अग्निपथ स्कीम विद अग्निवीर। अब ये अग्निपथ स्कीम जो है, ये हूबहू वैसी है जैसे पहले अन्याय हुआ है शॉर्ट सर्विस वालों के साथ। मुद्दा कहां पर आके अटका कि भाई ये 4 साल 5 साल करेंगे। अब कोई भी इसका लॉजिक लगा दीजिए, फैक्ट ये है कि ये जो 4 साल 5 साल के लिए जो भी शॉर्ट सर्विस होती है, चाहे अभी आज की तारीख में ऑफिसर्स के लिए है, चाहे वो अभी अग्निवीर के लिए है शॉर्ट सर्विस। और अगर पिछले 60 साल में ऑफिसर्स जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है, उनके ऊपर बेरुखी दिखाई गई, और तकरीबन ये 1 रैंक 1 प्रिविलेज उनको मिला नहीं, आज तक कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली, कैशलेस ये सिस्टम्स नहीं मिले हैं, बड़ी इसके लिए हमें लड़ाई झगड़ा करना पड़ा इसके लिए। जब हम इस हालात पे ऑफिसर्स की पे आ गए हैं, इसी हालात पे हम अग्निवीर पे जा रहे हैं, तो मन में बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया, सोच में बोझ पड़ गया कि ऑफिसर्स के लिए हम 8-9 साल से हम झगड़ा कर रहे हैं, और ये अग्निवीर अग्निपथ स्कीम अभी आ गई है, अब इससे कैसे बाहर निकला जाए। और इससे बाहर से निकलिए, आखिरी में एक बड़े दिन से सोचते सोचते, शब्दावली का इस्तेमाल करते करते, मेरी हिंदी कोई ज्यादा अच्छी नहीं, लेकिन कुछ एक आध जजमानों से मैंने मिलकर इस शब्द का उस शब्द का इकट्ठा करते हुए, जोड़ मोड़ तोड़ करते हुए, इसको मैं कोई प्रोफेशनल पोइट नहीं हूं, लेकिन पोएम के तौर पर मुझे एक लिखने का एक मन बन गया कि किसी भी तरीके से मैं इसको, अपनी जो दुविधा है, अपनी ये जो प्रॉब्लम है सोल्जर के नाते, वो मैं एक्सप्रेस कर सकूं। और मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इस पोएम को मान दिया। मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसको पढ़ा। आप पहले फौजी हैं, पहले मीडिया वाले हैं जिन्होंने मेरी ये पोएम को पढ़कर मुझे सुनाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये मैसेज किसी ना किसी तरीके से और आगे पहुंचाए। वो जज्बा जो है हमारा एकता का, एक यूनिफॉर्म सोल्जरिंग का, एक धर्म का, सोल्जरिंग धर्म का, वो कहीं ना कहीं बिखरता है। ये पहली बार हुआ है कि 10 साल के अंदर ये टेबल्स देखते हुए कि हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन इस प्रकार से दिखा है। मैं समझता था ये जो हमारी रैंक है, ये हमारे कमांड एंड कंट्रोल के लिए है, लड़ाई के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हम धीरे धीरे जब ये समझ रहे हैं कि वो सिविलियन जो बाबू लोग, मैं बाबू नहीं कहूंगा, सिविलियन जो फाइनेंशियल सिस्टम को चलाते हैं, उन्होंने इस तरीके से इसको कैलकुलेशंस कर दी, जिससे कि हमें इतना एक पहली बार पिछले 5-10 साल के अंदर महसूस हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो कमांड एंड कंट्रोल के लिए हमने बना के रखा था स्ट्रक्चर के अंदर, वो इस तरीके से इन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया है कि नोबडी इज फीलिंग कंफर्टेबल। एंड इसमें कोई दो राय नहीं कि OROP 2 के बाद जो जवान लगातार जंतर मंतर के ऊपर 5 साल पहले चला, OROP 1 के लिए, OROP 2 के लिए लगातार जंतर मंतर पे बैठे रहे, यहां तक कि जवान जेसीओ साहबान ऊपर चले गए, अपने टैंकियों के ऊपर चढ़ गए, रेल रोको हो गया। तो इससे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इनकी जो बात है कोई समझ नहीं रहा है। राइट नाउ अभी OROP 3 आ गया, अभी टेबल क्या आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो OROP 2 के अंदर, OROP 2 के अंदर खामी आई थी, बहुत बड़ी खामी आई थी, क्योंकि उनको कैलकुलेशन करने का जो तरीका था वो बहुत गलत था। यहां पर मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियली कुछ ना कुछ एक फॉर्मूला ऐसे लगाने चाहिए, सिस्टम ऐसे लगाने चाहिए कि हमारी जो एकता है, हमारी जो सोच है, जो हमारी एक आर्म फोर्सेस की जो यूनिटी है, वो बरकरार रहनी चाहिए।
एंड अगर हमारा जवान सबसे पहले खुश है तो उसके बाद ही महसूस करना ऑफिसर खुश हो सकता है। मैं पिछले 5 साल में जब तक ये OROP 2 के लिए जंतर मंतर पे लोग ये उठे नहीं, यहाँ तक कि ये भी ठेस महसूस की कि वो कहते हैं कि फौजियों को, अधिकारियों को हमारी बात हमारे नजदीक नहीं आना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक दर्दनाक एक हमारे लिए एक इशू था, जिसमें कि जवान और JCOs कह रहे हैं कि हमने अधिकारी को अपने बारे में बात करने नहीं देना चाहिए। अभी यहाँ पर आकर सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि ये आर्म फोर्सेस एक पॉइंट सिर्फ दुश्मन के लिए और दुश्मन की गोली को सहने के लिए एकता रखनी बहुत जरूरी है। यहाँ फर्क महसूस होना नहीं चाहिए और मुझे उम्मीद है OROP 3 के अंदर जो OROP 2 के अंदर जो फर्क आया है वो ठीक हो जाएगा, राइट। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ चीजें मैं वीडियो पे नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ, कोई अगर कमेटी में कोई बैठे, हमसे कोई सुने, हम फैक्ट फिगर्स ऐसे बताएंगे कि जिससे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं आर्म फोर्सेस के कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं, राइट। वी कैन नॉट ओपनली कम्युनिकेट, बट ये हमें मानना पड़ेगा कि गलतियां हुई हैं, देरियां हुई हैं, इनजस्टिस लगातार चल रहा है। और अगर ये शॉर्ट सर्विस का और अग्निवीर का अगर ये लगातार और भी चलता रहा तो एक वर्टिकल डिवीजन होने का जो कमांड एंड कंट्रोल के अंदर जो वर्ड पहले कहता हूँ हॉरिजॉन्टल कमांड, ये वर्टिकल हो रहा है, हैव्स और हैव नॉट्स, कि एक के पास है और एक के पास कुछ भी नहीं है, वो प्रिविलेज नहीं है। तो इसको कहीं ना कहीं इस चीज को हमें एक खास करके इंडियन कंडीशंस में, इंडियन एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं, हमारी सोच है इंडियंस की, इसको फॉरेन आर्मीज के साथ नहीं कंपेयर करना चाहिए और इसको एक परिवार, एक हमारी फौज को एक परिवार के रूप में इकट्ठा करना बहुत जरूरी है और ये हो जाएगी, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी OROP 3 में, मुझे उम्मीद है। This should be the morale of the armed forces and including veterans and लोग वेटरन्स और एक्स सर्विसमैन में शब्दावली अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, एनीवन जो भी रिलीज हैं, और यहीं पर आकर हमें एकजुट होना पड़ेगा और ये जो हमारे शॉर्ट सर्विस रिलीज ऑफिसर्स हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी 70-80 साल के हो चुके हैं और इससे जरा बड़ी इसके हम इसको अपने फौजी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं मरते दम तक, चाहे दुश्मन की गोली के सामने और चाहे नेचुरल डेथ। दिस इज वेरी वेरी